फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कंक्रीट क्या होता है, कितने टाइप का होता है एंड उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो वर्केबिलिटी फ्रेश कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। व्हाट इज़ वर्केबिलिटी, मतलब कंक्रीट की सुकार्यता क्या होती है। तो वर्केबिलिटी एक फ्रेश कंक्रीट की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कि हमें पता चलता है कि उसमें वाटर का अमाउंट कितना मिला है। मतलब कि हम जब कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं या फिर उसको प्लेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं या फिर कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ हम वर्क कर रहे हैं तो कितना इजीली हम उसे हैंडल कर पा रहे हैं, वर्क कर पा रहे हैं, वही उसकी वर्केबिलिटी होती है। किसी कंक्रीट को हम वर्केबल तभी बोलेंगे जब हम उसके साथ इस सारी प्रोसेस को इजीली कर पा रहे होंगे, तो वो वर्केबल कंक्रीट हो जाएगी। वर्केबिलिटी कंक्रीट की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी के क्राइटेरिया को भी अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए हमें वर्केबिलिटी को स्टडी करना, देन उसको मेंटेन करके रखना ज़रूरी हो जाता है। कंक्रीट का क्लासिफिकेशन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो कि फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट होती है। बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्केबिलिटी, सुकार्यता के आधार पर भी कंक्रीट को 3 तरह से विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अनवर्केबल कंक्रीट, सेकंड है मीडियम वर्केबल कंक्रीट एंड थर्ड है हाईली वर्केबल कंक्रीट। जो अनवर्केबल कंक्रीट होती है उसमें वाटर सीमेंट जो रेशियो होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसे हम हर्श कंक्रीट भी कहते हैं। क्योंकि इसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम होता है तो हमारा सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट बनेगा, जो कि लिब्रिकेशन का काम करता है, उसमें बॉन्डिंग का काम करता है, वो भी कम होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीगेट्स के बीच में फ्रिक्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन रहेगा तो हमें उसे मिक्स करने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए जो अनवर्केबल कंक्रीट होती है उसकी हम हैंड मिक्सिंग नहीं कर पाते, डिफ़िकल्ट होता है वो, तो इसमें हम मशीन मिक्सिंग का यूज़ करते हैं। इस तरह के कंक्रीट में सेग्रीगेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं एंड साथ ही साथ जो हमारा एंड प्रोडक्ट आता है वो होमोजीनियस नहीं होता है, उसमें होमोजिनिटी मेंटेन नहीं रहती है, तो वो वीक भी हो सकता है। तो जो अनवर्केबल कंक्रीट होती है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.4। देन सेकेंड वन है मीडियम वर्केबल कंक्रीट। मीडियम वर्केबल कंक्रीट में जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो हमारा अनवर्केबल कंक्रीट से ज़्यादा होता है। सो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क जो होते हैं उसमें मीडियम वर्केबल कंक्रीट का यूज़ किया जाता है। मीडियम वर्केबल कंक्रीट को हम इजीली मिक्स कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं एंड कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेग्रीगेशन के चांसेस तो होते हैं बट कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनवर्केबल कंक्रीट। देन जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो भी होमोजीनियस होता है। सो मीडियम वर्केबल कंक्रीट में जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है वो 0.4 से 0.55 के बीच में रखा जाता है। देन थर्ड वन इज़ हाईली वर्केबल कंक्रीट। हाईली वर्केबल कंक्रीट जो होती है उसमें वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है एंड वो इजीली मिक्स तो हो जाती है। बाकी सारी प्रोसेस जैसे मिक्स करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्लेस करना या कॉम्पैक्ट करना, ये सारी प्रोसेस हम इजीली कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट हमारा बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जो हमारा एंड प्रोडक्ट होता है वो भी होमोजीनियस नहीं होता है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। इसमें जो है वाटर सीमेंट का रेशियो है वो 0.55 या उससे ज़्यादा रखा जाता है। वर्केबिलिटी को हम मेज़र किस तरह से करेंगे? हमारे पास टोटल 5 ऐसे टेस्ट होते हैं जो कि हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, जिससे कि हम वर्केबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। वर्केबिलिटी के मेज़रमेंट के लिए और स्पेसिफिकेशन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड ने कोड दिया है 1199। इस कोड में वर्केबिलिटी से रिलेटेड सारे स्पेसिफिकेशन हमें मिल जाते हैं। टोटल 5 पार्ट्स होते हैं इस कोड के, जिसमें कि हमें इन पांचों टेस्ट की प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन सारे मिल जाते हैं। तो हमारे 5 टेस्ट कौन से होते हैं? स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट एंड कैली बॉल टेस्ट। हमारा जो अगला वीडियो होगा उसमें हम इन पांचों टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी प्रोसेस देखेंगे, देन इनके जो लिमिटेशंस है वो देखेंगे एंड साथ ही साथ इनसे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वर्केबिलिटी के अंदर में, क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें वर्केबिलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। वो या तो वर्केबिलिटी के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के जो फैक्टर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो पूछेंगे, या तो फिर इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे। तो इस टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से समझना है।
बट इससे पहले हम ये देखें कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट क्या क्या करते हैं। तो बताना चाहूँगी आपको कि हमारे कंक्रीट बनाने की जो इंटायर प्रोसेस होती है और जो भी इंग्रेडिएंट हम कंक्रीट में बनाने के लिए डालते हैं उसमें, वो सारे ही उसकी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर आता है वाटर कंटेंट। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में जब क्लासिफिकेशन किया था कंक्रीट का ऑन द बेसिस ऑफ वर्केबिलिटी, वहाँ पे हमने वाटर कंटेंट को भी नोटिस किया था कि यदि वाटर कंटेंट हमारा ज़्यादा होता है तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होती है, और वाटर कंटेंट हमारा कम होता है तो वर्केबिलिटी कम होगी। तो वाटर कंटेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो के साथ। मतलब वाटर और सीमेंट के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होती है, वाटर की सीमेंट के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू होगी उसी को हम वाटर सीमेंट रेशियो बोलते हैं। तो जब हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है सीमेंट के रिस्पेक्ट में, और जब वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा, इसका मतलब वाटर की जो क्वांटिटी है वो सीमेंट के रिस्पेक्ट में कम है। तो फाइनली हमारा यहाँ पे कंक्लूजन क्या आता है वाटर कंटेंट के रिस्पेक्ट में, कि मोर वाटर होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, लेस वाटर होगा तो वर्केबिलिटी कम होगी। देन सेकंड आता है हमारे पास मिक्स प्रोपोर्शन। मिक्स प्रोपोर्शन को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्यों, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में मिक्स प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है एग्रीगेट सीमेंट रेशियो के साथ। ठीक है, अब एग्रीगेट में दोनों टाइप्स के एग्रीगेट आएंगे, फाइन एग्रीगेट भी आएंगे, कोर्स एग्रीगेट भी आएंगे। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में जनरली जब क्वेश्चन आता है तो वो वाटर सीमेंट रेशियो बोल के ही पूछते हैं, वाटर कंटेंट नहीं लिखते हैं ज़्यादातर। वो वाटर सीमेंट रेशियो बोलेंगे या फिर वो बोलेंगे एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, यदि मिक्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो जब वाटर सीमेंट रेशियो होता है तो उसके बेसिस पे हमारी वर्केबिलिटी कैसे इन्फ्लुएंस होगी। तो यहाँ पे हमने 2 कंटेनर रखे हुए हैं। एक कंटेनर जो फर्स्ट वाला है जिसमें हमने जो एग्रीगेट्स रखे उनकी क्वांटिटी कम है, कम क्वांटिटी में हमने एग्रीगेट डाल के रखे। फॉर एग्जांपल आप नंबर्स में मान लो कि यहाँ पे फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास 10 एग्रीगेट्स हैं, 10 पीस है। देन सेकंड कंटेनर में हमारे पास 20 पीसेज है, 30 पीसेज है, ज़्यादा पीस है, मतलब फर्स्ट कंटेनर से ज़्यादा पीसेज जो है सेकंड कंटेनर में हमारे पास। बट दोनों ही कंटेनर में जो हमने सीमेंट कंटेंट डाला है वो कांस्टेंट है, मतलब दोनों ही कंटेंट में माना कि हमने 1 kg सीमेंट डाला हुआ है। तो आप सरफेस एरिया समझते हो, तो वर्केबिलिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से सरफेस एरिया के थ्रू भी हम समझ सकते हैं। तो जो हमारा एग्रीगेट होता है उसका कोई सर्टेन सरफेस एरिया होता है, तो जहाँ पे हमारे पास एग्रीगेट की क्वांटिटी कम है, वहाँ पे यदि हम उनके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू जब हम दूसरे कंटेनर में जब हमने बहुत ज़्यादा एग्रीगेट लेके रखे हैं, उनका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो ज़्यादा, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हमें लिब्रिकेटिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ पे क्या है, हमने सीमेंट का जो कंटेंट है वो तो कांस्टेंट रखा हुआ है, बट हमने एग्रीगेट को बढ़ा दिया है। इट मीन्स क्या होगा कि आपके पास जो है सरफेस एरिया ज़्यादा है और लिब्रिकेटिंग एजेंट कम है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। फ्रिक्शन होगा तो आपको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम होगी और आपकी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि हमारे पास एग्रीगेट कम है तो वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, और यदि एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगी, वर्केबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। आता है साइज़ ऑफ एग्रीगेट, मतलब अब एग्रीगेट का साइज़ आपको कितना रखना है। कोई स्टैंडर्ड साइज़ है कि आप इतना छोटा एग्रीगेट यूज़ करोगे या फिर आप इससे बड़ा एग्रीगेट यूज़ नहीं करोगे, इस टाइप का कोई सर्टेन क्राइटेरिया नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट आप डिज़ाइन कर रहे हो, बना रहे हो, उस एलिमेंट के साइज़ पे डिपेंड करता है, उसके रिइंफोर्समेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करोगे। बट चूँकि यहाँ पे हम कुछ डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं अभी हम सिर्फ वर्केबिलिटी के बारे में देख रहे हैं। तो हमारे पास जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो हमें किस साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करना है जिससे कि हमें वर्केबल कंक्रीट मिल सके। तो फिर से हमने यहाँ पे 2 कंटेनर लिए हैं। एक कंटेनर में हमने बिगर साइज़ के एग्रीगेट डाले हैं एंड दूसरे कंटेनर में हमने स्मॉलर साइज़ के एग्रीगेट डाले हैं। तो यहाँ पे फिर से कॉन्सेप्ट आता है सरफेस एरिया का। जो बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स होंगे उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्योंकि यदि बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ़ एग्रीगेट्स कम लग रहे हैं, तो उनका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कम आएगा एज़ कम्पेयर टू छोटे छोटे एग्रीगेट्स का। जब हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो फिर से यहाँ पे हमारी सीमेंट की क्वांटिटी जो है कांस्टेंट है, वाटर भी हम उतना ही यूज़ कर रहे हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, वर्केबिलिटी अफेक्ट करेगी। जब हम बड़े साइज़ के एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे तो हमें जो लिब्रिकेटिंग एजेंट है वो कम लगेगा। अब लिब्रिकेटिंग एजेंट हमें कम लग रहा है उसके लिए, तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो अवेलेबल एजेंट होगा, मतलब सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट होगा वो एक्स्ट्रा हमें बच जाएगा जो कि उनको होल्ड करके रखेगा। बट यदि हम स्मॉलर एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, उनका साइज़ छोटा है, सरफेस एरिया ज़्यादा है और हमने सीमेंट का कंटेंट कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा, उसको पूरी तरीके से वो कवर नहीं कर पाएगा एग्रीगेट के सरफेस एरिया को, और हमारे पास क्या होगा, लिब्रिकेटिंग एजेंट कम पड़ जाएगा।
तो उसको हम अच्छी तरीके से मिक्स नहीं कर पाएंगे, तो हमारी वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए बिगर साइज़ के एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी, एंड स्मॉलर साइज़ के एग्रीगेट्स यूज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होगी। देन फोर्थ फैक्टर आता है शेप ऑफ एग्रीगेट। अब एग्रीगेट तो बहुत सारे शेप होते हैं, राउंडेड होते हैं, एंगुलर होते हैं, देन इरेगुलर शेप के भी होते हैं, फ्लैकी होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। तो हमें कौन सा एग्रीगेट यूज़ करना है, ठीक है। तो यदि हम वोकेबिलिटी के टर्म्स में बात करें तो ये जो राउंडेड एग्रीगेट होंगे उनको हम इजीली मिक्स कर पाएंगे, ठीक है, वो रोल आउट हो जाते हैं, इजीली मिक्स कर पाएंगे और उनका जो सरफेस एरिया होगा वो भी कम होगा। बट जब एंगुलर एग्रीगेट या इरेगुलर शेप के हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे, टेढ़े मेढ़े साइज़ के एग्रीगेट होंगे तो उनका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, कहीं पे रफ होगा तो उसमें हमें जो क्या होगा, लिब्रिकेटिंग एजेंट ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या होता है, यदि हम राउंडेड शेप के एग्रीगेट यूज़ करते हैं तो वर्केबिलिटी राइज होती है, और एंगुलर साइज़ के यूज़ करते हैं तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होती है। फिफ्थ फैक्टर आता है ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। मतलब हमें किस टाइप की ग्रेडिंग यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कि हमने सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ कि वेल ग्रेडेड होता है, पुअरली ग्रेडेड होता है। वेल ग्रेडेड में क्या होता है कि जो एग्रीगेट्स होते हैं वो हर साइज़ के एग्रीगेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और पुअरली ग्रेडेड में क्या होता है, कुछ साइज़ के एग्रीगेट बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर कुछ साइज़ के एग्रीगेट एब्सेंट होते हैं उसमें, उसको हम पुअरली ग्रेडेड बोलते हैं। तो यदि हम वेल ग्रेडेड साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो जहाँ पे हमने फर्स्ट कंटेनर है हमारा, वहाँ पे हमने वेल ग्रेडेड डाला है, मतलब बड़े एग्रीगेट्स हैं, फिर उनके बीच में जो वॉइड्स रह जाते हैं उनको छोटे एग्रीगेट्स फिल कर देते हैं, फिर जो वॉइड रहेंगे उससे छोटे एग्रीगेट उनको फिल कर देंगे। फाइनली जो वॉइड्स बच जाते हैं फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करने के बाद, तो उन जो वॉइड्स जो बचे हुए हैं उन वॉइड्स को सीमेंट और कॉन्क्रीट का जो पेस्ट है वो फिल कर देता है और आपस में उनको बांध देता है। तो इस तरीके से जब हम वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का यूज़ करेंगे तो हमारा जो वर्केबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी, हमें एक कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मिलेगी और उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। बट जब हम पुअरली ग्रेडेड कंक्रीट का यूज़ करेंगे, पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स का यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा, पूरी तरीके से वॉइड्स फिल नहीं हो पाएंगे, वो कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगी। तो उन वॉइड्स को फिल करने के लिए हमें सीमेंट और वाटर का पेस्ट है वो ज़्यादा लगेगा। यदि वो वॉइड्स को फिल करने लगेगा तो लिब्रिकेशन कैसे देगा, तो हमारी कंक्रीट क्या होगी, वर्केबल नहीं रहेगी, मिक्सिंग करने में उसको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं कि जो पुअरली ग्रेडेड होगी तो वो एक तरह से हर्श कंक्रीट हो सकती है और उसको हम ठीक से मिक्स भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जब पुअरली ग्रेडेड हम यूज़ करेंगे तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट। मतलब यदि हमारा स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा, रफ सरफेस है तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, स्मूथ सरफेस है तो उसमें फ्रिक्शन का जो प्रॉब्लम होती है वो फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो हम उसको ईजिली मिक्स कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारा जब स्मूथ होगा सरफेस तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और यदि रफ सरफेस होगा तो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सेवन्थ फैक्टर है टाइम। अब कंक्रीट की वर्केबिलिटी को टाइम कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सीमेंट एंड वाटर जब भी हम मिक्स करते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है एंड हाइड्रेशन होता है, जिससे कि क्या होता है, आफ्टर सम टाइम सीमेंट स्टिफ होने लगती है, हार्ड होने लगती है। तो कंक्रीट में भी हम सीमेंट मिलाते हैं एंड वाटर भी मिलाते हैं, तो वो भी हार्ड होगी, कुछ टाइम के बाद स्टिफ होने लगेगी। तो हमें ध्यान रखना है जिस भी टाइप की हम सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, उस टाइम के बाद क्या होता है, वो हार्ड होना स्टार्ट होती है, उसकी प्लास्टिसिटी लूज़ होने लगती है। तो जैसे कि हम यदि पोर्टलैंड सीमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। इसका मतलब ये है कि उस इनिशियल जैसे ही आप वाटर मिलाते हैं उसके 30 मिनट के बाद 30 मिनट में आपको उस कंक्रीट को प्लेस कर देना है। यदि जो भी एलिमेंट आप कास्ट कर रहे हो वो कास्ट हो जाना चाहिए। यदि 30 मिनट के बाद आप करते हो तो क्या होता है, वो हार्ड होना स्टार्ट हो जाती है, देन वो शेप में मोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए टाइम ऑफ ट्रांजिट हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ये भी हमारी वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है। ट्रांजिट में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम होता है उसके अंदर में हमें कंक्रीट को मिक्स करके उसे प्लेस करके कास्ट जो एलिमेंट है उसको कास्ट कर देना चाहिए, कॉम्पैक्ट कर देना चाहिए। यदि हम स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लेंगे तो कंक्रीट क्या हो जाएगी, टाइम के साथ साथ वो स्टिफ होने लगेगी, देन उसकी वर्केबिलिटी क्या होगी, रिड्यूस होने लगेगी। द नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास टेम्परेचर। कंक्रीट की वर्केबिलिटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। यदि हम हाई टेम्परेचर या हाई वेदर टेम्परेचर वहाँ पे कंक्रीट को मिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, कुछ वाटर तो इवेपोरेशन में चला जाएगा। एग्रीगेट्स भी क्या होंगे, टेम्परेचर की वजह से एग्रीगेट भी जो हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो वो जो वाटर हम डालेंगे कंक्रीट में उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब हाई टेम्परेचर पे हम यूज़ करते हैं तो वर्केबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है और स्लम का भी लॉस होने लगता है। स्लम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके जो बहुत सारे टेस्ट होते हैं वो भी हम देखेंगे। द नेक्स्ट वन आता है हमारे पास यूज़ ऑफ एडमिक्सचर। तो एडमिक्सचर्स क्या होते हैं,
कंक्रीट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को, उसके सेटिंग टाइप को, बहुत सारे यूजेस के लिए एडमिक्सचर को हम यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम वर्केबिलिटी को इन्हेंस करने के लिए भी एडमिक्सचर का यूज़ करते हैं। फाइनली हमारे पास ये समरी आती है कि वर्केबिलिटी को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्या होता है उनकी वजह से। जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में हमने बात किया, यदि वाटर सीमेंट रेशियो हम बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होती है और घटाते हैं तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। सेम यदि हमारा एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हम बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होती है। शेप ऑफ एग्रीगेट, यदि हमारे राउंडेड शेप के एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी। एंगुलर शेप की यूज़ कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होगी। साइज़ ऑफ एग्रीगेट में यदि हम बड़े साइज़ के एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं तो उनका सरफेस एरिया कम होगा, सो हमारी वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और यदि हम स्मॉलर साइज़ के एग्रीगेट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वर्केबिलिटी डिक्रीज़ होगी। ग्रेड ऑफ एग्रीगेट की बात करें तो यदि हम वेल ग्रेडेड का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वाइड्स कम होंगे, हमारे पास एक्स्ट्रा सीमेंट वाटर का पेस्ट रहेगा तो उसकी वर्केबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। बट यदि हम पुअरली ग्रेडेड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारी वर्केबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। वैसे ही यदि सरफेस टेक्सचर की बात करें तो यदि स्मूथ सरफेस के एग्रीगेट हमारे पास है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी, इजीली वो मिक्स हो जाएगा, उसमें फ्रिक्शन नहीं आएगा एग्रीगेट्स में। और यदि हमारे पास रफ सरफेस के एग्रीगेट हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा सीमेंट वाटर का पेस्ट लगेगा एंड साथ ही साथ उसमें फ्रिक्शन भी आएंगे एग्रीगेट्स के बीच में, जिसकी वजह से हमारी वर्केबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि जो वर्केबिलिटी होती है कंक्रीट की, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स तो बहुत सारे हैं, बट हमें कुछ सर्टेन फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है। एंड यदि इन्हें समझना है तो हमें सरफेस एरिया जो है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करते हैं। ओके, यदि आज की वीडियो में आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया हो या कहीं पे भी कोई क्वेरी हो तो आप उसको चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।